हर रोज की तरह आज भी प्रियांशु स्कूल की छुट्टी होते ही दौड़ता हुआ गेट के पास आया और यहाँ वहाँ देखते हुए अपनी माँ को ढूंढने लगा। लेकिन आज उसे अपनी माँ कहीं नजर नहीं आ रही थी, तो वहीं गेट पर खड़ा होकर अपने माँ का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में सारे बच्चे स्कूल से जा चुके थे, लेकिन प्रियांशु अब तक वहीं खड़ा था और मन ही मन अपनी माँ पर गुस्सा कर रहा था कि आज घर जाते ही मम्मी से खूब लड़ाई करूँगा, आज मुझे लेने क्यों नहीं आई। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे पड़ोस में रहने वाले रमेश अंकल स्कूटी से आते हुए दिखे। तो प्रियांशु दौड़कर उनके पास गया और बोला, अंकल जी, आप मुझे आज घर छोड़ दीजिए, आज मेरी मम्मी मुझे लेने नहीं आई। तो रमेश अंकल उसे घर ले आए। लेकिन जैसे ही प्रियांशु अपने घर के बाहर पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि आज घर के बाहर इतने लोग इकट्ठे क्यों हो रखे हैं। अंदर आया और हैरानी से यहाँ वहाँ देखते हुए जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी आप कहाँ हो और ये सब क्या हो रहा है। माँ को ढूंढते हुए उसकी मासूम नजरें अपने पापा पर पड़ी तो वो हैरान था कि उसके पापा, जिनकी आंखों में उसने आज तक एक आंसू तक नहीं देखा था, वही पापा आज दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। उसकी दादी और सुमन ताई जी भी आस पड़ोस की औरतों के गले लगकर खूब रो रही थी। लेकिन प्रियांशु अभी भी भीड़ में अपनी माँ को ढूंढ रहा था। तभी उसकी नज़र सफ़ेद चादर में लिपटी उसकी माँ की ओर गई। वो तुरंत दौड़ता हुआ अपनी माँ पिंकी के पास आया और बोला, मम्मी आज आप मुझे लेने क्यों नहीं आई और आप यहाँ क्यों लेटी हैं। पापा क्या हुआ है मम्मी को, कुछ बोलती क्यों नहीं है वो। दादी आप ही बताओ ना, क्या हो रहा है ये सब। 7 साल का प्रियांशु रोते हुए इधर उधर पूछने लगा, लेकिन ना तो उसके पापा के पास कोई जवाब था और ना ही दादी के पास। मासूम सा बेचारा इधर उधर दौड़कर फिर से अपने मम्मी के पास जा बैठा और बोला, मम्मी उठो ना, मुझसे नाराज हो क्या, अब से मैं आपका सारा कहना मानूंगा। कहते हुए प्रियांशु जोर जोर से रोने लगा। तभी उसके पिता परवीन से उसकी ये हालत देखी नहीं गई और अपने बेटे को सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगा। प्रियांशु को यकीन नहीं हो रहा था कि उस पर इतना प्यार लुटाने वाली माँ आज उसकी चीख पुकार सुनकर भी क्यों नहीं उठ रही थी। आज सुबह की तो बात थी जब पिंकी अपने बेटे प्रियांशु को स्कूटी से स्कूल छोड़ने गई थी। बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद वापस घर की तरफ आ ही रही थी कि तभी रास्ते में तेज गति से चलते आ रहे एक ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिंकी उछलकर सड़क के दूसरे किनारे जा गिरी और उसी समय उसने दम तोड़ दिया। इधर जब परिवार के लोगों तक ये बात पहुंची तो उन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए परवीन ने अपनी पत्नी पिंकी को अंतिम विदाई दी और जब घर लौटा तो तमाम रिश्तेदारों की उपस्थिति के बावजूद भी वो घर उसे खाली खाली सा लग रहा था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, लेकिन घर का माहौल ज्यों का त्यों बना रहा। एक और जहां परवीन दुख के सैलाब में डूबा हुआ था, तो वहीं उसका बेटा प्रियांशु अपनी माँ की ममता भरे स्पर्श को तरस रहा था। उसका तो मानो बचपन ही उससे छीन गया था। उसकी दादी और ताई जी उसे हर तरह से बहलाने की कोशिश करती, लेकिन वो तो बस गुमसुम सा बैठा रहता। बेटे के लिए परवीन ने खुद को मजबूत बनाया और किसी तरह उसे संभालने लगा। उसका खाना पीना, नहलाना धुलाना, स्कूल भेजना और पढ़ाई लिखाई सब काम अब परवीन ही करने लगा था। परंतु प्रियांशु पढ़ाई में दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था, तो परवीन ने बेटे की पढ़ाई के लिए एक ट्यूशन टीचर को अपॉइंट कर दिया, जिसका नाम रवीना था। पहले दिन जब वो प्रियांशु को पढ़ाने के लिए घर आई तो प्रियांशु उससे पढ़ने के लिए तैयार नहीं था। उसे तो केवल अपनी माँ से ही पढ़ने की आदत थी। लेकिन रवीना ने अपने प्रयास जारी रखे और कुछ दिनों में ही प्रियांशु का पढ़ाई में मन लगने लगा। धीरे धीरे प्रियांशु रवीना के साथ घुलने मिलने लगा था। जिस समय रवीना उसे पढ़ाने आती तो वो आराम से पढ़ने बैठ जाता, लेकिन अक्सर माँ को याद करके रोने लगता। इधर परवीन भी अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। उन दोनों को ऐसे देखकर परवीन की माँ सरला जी बहुत चिंतित रहती। एक दिन उनके मन में एक विचार आया
और उन्होंने अपने बेटे परवीन से उसके दूसरी शादी की बात की, लेकिन परवीन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। आखिर अपनी पत्नी पिंकी की जगह मैं किसी को देने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ, परवीन ने कहा तो सरला जी बोली कि बेटा, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, लेकिन इस सच से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस उम्र में प्रियांशु को माँ की ज़रूरत है और तुम्हें एक जीवन साथी की। लेकिन माँ, इस बात की क्या गारंटी है कि सौतेली माँ प्रियांशु को उतना ही प्यार करेगी जितना पिंकी उसे करती थी, परवीन ने कहा तो उसके भाभी सुमन भी बोली, हाँ माँ जी, सौतेली माँ तो आखिर सौतेली ही होती है। वो कभी हमारे प्रियांशु को एक सगी माँ की तरह प्यार नहीं करेगी। तो सरला जी ने कहा, परवीन, मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं बल्कि हमारे प्रियांशु को ट्यूशन करवाने आ रही रवीना से करवाना चाहती हूँ। और रवीना के स्वभाव से तो हम सब लोग परिचित हो ही चुके हैं। क्यों सुमन बहू, ठीक है ना? अब सुमन कुछ नहीं बोल पाई, या यूं कहीं कि उसने कुछ कहना उचित नहीं समझा। माता पिता और भाई द्वारा समझाए जाने पर परवीन ने शादी के लिए हाँ कर दी। गरीब माँ बाप की बेटी रवीना बहुत ही अच्छे स्वभाव की और संस्कार युक्त लड़की थी। उसके साथ भी किस्मत ने एक अजीब खेल रचा था। माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। 20 वर्ष की उम्र में एक अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी। सोचा था कि बेटी सुखी रहेगी, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। शादी के 4 साल बाद भी जब रवीना की गोद सुनी रही तो उसके पति ने उसे तलाक दे दिया। उसके बाद उसने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन माता पिता को अंदर ही अंदर उसकी चिंता खाए जा रही थी। आज तलाक के 1 साल बाद जब रवीना के लिए परवीन का रिश्ता आया तो उसके माता पिता खुशी से फूली नहीं समा रहे थे। परंतु रवीना दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। पहले ही एक बांझ होने के कलंक से वो उबर नहीं पाई थी, और अब सौतेली माँ नाम का कलंक उसके माथे पर हमेशा लगा रहेगा। बस यही सोचकर शादी के लिए हाँ नहीं कर रही थी। उसकी उलझन को समझते हुए उसकी माँ ने कहा कि देख बेटा, हम लोग तो पेड़ की डाल पर लटके पके फल की तरह हैं, जो कब पेड़ से गिर जाए कुछ नहीं पता। तेरी शादी हो जाएगी तो अपने परिवार के साथ सम्मान से जी पाएगी। माता पिता की बातों में उसके लिए फिक्र झलक रही थी, इसलिए चाहकर भी रवीना उनके समक्ष अपनी असहमति न जता पाई। 1 हफ्ते बाद रवीना और परवीन की शादी बड़े ही सरल तरीके से करवा दी गई। शादी वाले दिन प्रियांशु बहुत उत्साहित था, क्योंकि उसे बताया गया था कि आज उसे उसकी माँ मिल जाएगी। जब रवीना परवीन के साथ दुल्हन के रूप में घर के अंदर आई तो उसने चेहरे पर घूंघट किया हुआ था। सरला जी ने प्रियांशु को कहा, बेटा, यही तुम्हारी माँ है। ये सुनकर प्रियांशु दौड़ता हुआ गया और उसे अपनी माँ पिंकी समझकर माँ माँ कहते हुए उससे लिपट गया। लेकिन जैसे ही रवीना घूंघट उठाते हुए उसे अपनी बाहों में लेने लगी तो उसे देखते ही प्रियांशु उससे अलग हो गया और बोला, नहीं, ये मेरी मम्मी नहीं हो सकती, ये तो रवीना आंटी है। आपने तो कहा था कि आज मेरी मम्मी आएगी, मेरी मम्मी कहाँ है? प्रियांशु चिल्लाया और रोते हुए अपने कमरे में चला गया। प्रियांशु का रवैया देखकर रवीना की आंखें आंसुओं से भर आई तो सरला जी बोली, बहू, तुम चिंता मत करो। तुम तो जानती हो कि प्रियांशु अभी तक अपनी माँ को बुला नहीं पाया है। धीरे धीरे वो तुम्हें अपना लेगा, बस उसकी बातों का बुरा मत मानना। तो रवीना बोली, बिल्कुल नहीं माँ जी, मैं जल्दी ही प्रियांशु के दिल में अपनी जगह बना लूँगी। ये बात सुनकर सरला जी ने अपनी नई नवेली बहू को अपने गले से लगा लिया। अब उन्हें उम्मीद हो गई थी कि उनके बेटे और पोते की जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाएगी। इधर सासू माँ का अपनापन देखकर रवीना को भी हिम्मत मिली। परिवार के बाकी सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए, लेकिन सरला जी ने पूरे रस्मों रिवाज के साथ अपनी बहू रवीना का स्वागत किया। इधर अपने बेटे की हालत देखकर परवीन के मन में बहुत सी बातें आ रही थी। सोच रहा था कि कैसे समझाए रवीना को कि प्रियांशु का पूरा ख्याल रखे, उसे अपनी माँ की कमी महसूस ना होने दे। साथ ही मन में ये डर भी था
कि कहीं रवीना उसकी बातों का बुरा ना मान जाए। लेकिन फिर उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना सब कुछ समय पर ही छोड़ दिया जाए। समय और हालात एक इंसान को जितनी कुशलता से सिखा पाते हैं, इंसान तो लाख कोशिशों के बाद भी नहीं सिखा पाता है। अगली सुबह जब रवीना तैयार होकर बाहर आई तो देखा कि उसकी जेठानी सुमन नौकरी पर जाने के लिए तैयार खड़ी थी और इधर प्रवीण प्रियांशु को स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रहा था। सरला जी रसोई में काम कर रही थी। सासू माँ को अकेले काम करते देख रवीना तुरंत रसोई घर में चली आई, पैर छूकर आशीर्वाद लिया और जल्दी जल्दी सारा काम करवाने लगी। अरे बहू, कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है, कुछ दिन आराम करो, कहते हुए सरला जी ने उसे काम करने से मना किया। लेकिन रवीना नहीं मानी और थोड़ी देर में ही घर का सारा काम निपटा दिया। 1 सप्ताह बीत चुका था। अब रवीना पूरी तरह से उस घर में रच बस गई थी। प्रवीण और रवीना भी एक दूसरे को समझने लगे थे, परंतु प्रियांशु का मन अभी तक रवीना को माँ कहने को तैयार ही नहीं था। इस समस्या का हल निकालने के लिए सरला जी ने एक युक्ति लगाई। आज सोमवार था, स्कूल जाने के लिए प्रियांशु उठ चुका था, लेकिन तैयार होने के लिए उसे किसी की मदद की ज़रूरत थी। बारी बारी से वो सभी कमरों में झांक रहा था, पर ना तो कहीं उसे दादी दिखाई दी और ना ही उसके पापा, और उसकी ताई जी तो अब तक नौकरी पर जा चुकी थी। केवल रवीना ही रसोई घर में खड़ी थी। प्रियांशु का मनपसंद नाश्ता तैयार करके उसने टिफ़िन पैक किया और अपने कमरे में चली गई। बेड पर चादर बिछाते हुए उसे महसूस हुआ कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। रवीना ने पीछे मुड़कर देखा तो प्रियांशु स्कूल ड्रेस पहने हुए अपने छोटे छोटे हाथों में टाई बेल्ट और जूते लिए खड़ा था। अरे प्रियांशु, आओ ना, वहाँ क्यों खड़े हो? प्रियांशु चुपचाप अंदर आ गया। रवीना समझ गई थी कि घर में किसी को ना पाकर वो तैयार होने के लिए उसके पास आया है, लेकिन वो चाहती थी कि प्रियांशु उसे ये बात खुद कहे, इसलिए वापस बिस्तर ठीक करने लगी। लेकिन प्रियांशु चुपचाप वहीं खड़ा रहा। तो आखिरकार रवीना ने ही पूछा कि प्रियांशु, क्या किसी काम से आए हो तुम? आंटी, दादी कहाँ गई? पापा भी घर पर नहीं हैं, क्या आप मुझे तैयार कर दोगी? प्रियांशु ने झिझकते हुए कहा। तो रवीना मुस्कुराते हुए बोली, अरे तो अब तक बोले क्यों नहीं? आओ, मैं तुम्हें झट से तैयार कर देती हूँ। प्रियांशु को बेंच पर बिठाते हुए रवीना ने कहा और बड़े प्यार से उसे तैयार करने लगी। जूते पहनाकर और उसके बाल बनाकर पूरी तरह से उसे तैयार कर उसके माथे को चूम लिया। रवीना का अपनापन पाकर प्रियांशु मन ही मन खुश हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, परंतु उसने कुछ कहा नहीं। उसी समय सरला जी और प्रवीण भी घर आ गए। पापा, दादी, आप लोग कहाँ गए थे? मैं आपको ढूंढ रहा था, प्रियांशु ने कहा तो प्रवीण बोला, अरे हम लोग तो सुबह सुबह सैर करने के लिए पार्क गए थे, लेकिन देखो तुम तो बहुत अच्छे से तैयार हो गई। क्या तुम खुद ही तैयार हो गई? जानबूझकर प्रवीण ने सवाल पूछा। नहीं पापा, आंटी ने तैयार किया है, कहते हुए प्रियांशु के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान दौड़ आई। प्रियांशु का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर प्रवीण को भी कुछ राहत महसूस हुई। अब तो रोज ही ऐसा होने लगा। प्रियांशु हर रोज अपनी यूनिफॉर्म और जूते उठाकर रवीना के पास ले आता और रवीना उसे बड़े प्यार से तैयार करती और फिर उसके गोल मटोल गालों को चूम लेती। स्कूल से घर लौटकर प्रियांशु रवीना को स्कूल की सारी बातें बताता और फिर उसके पास बैठकर होमवर्क करता। प्रियांशु के चेहरे की मुस्कुराहट जो कहीं दूर चली गई थी, अब वो वापस आने लगी थी। स्कूल में अपने सहपाठियों के साथ भी वो पहले की तरह मस्ती करने लगा था। परिवार के सब लोग उसमें आए बदलाव को देखकर सुकून महसूस कर रहे थे। उसके क्लास टीचर ने भी क्लास टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने पर उसे चॉकलेट दी। तो घर आकर उसने अपनी दादी माँ को खुशी खुशी सारी बात बताई। ये सुन सरला जी को आज अपनी बहू रवीना पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। अब प्रियांशु पढ़ाई को लेकर और भी सजग हो गया। शाम हुई तो प्रियांशु जल्दी से अपना बैग लेकर आ गया और बोला, आंटी मुझे पढ़ाओ ना। तो उसे देखकर रवीना ने मुंह बना लिया और कोई जवाब नहीं दिया।
तो प्रियांशु फिर से बोला, पढ़ाओ ना आंटी। तो रवीना बोली, नहीं, अब मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी। रवीना के मुंह से ये बात सुनते ही सरला जी हैरान रह गई। प्रवीण भी अपने ऑफिस से अभी अभी लौटा था। रवीना का ऐसा व्यवहार देखकर वो भी चौंक गया। वही पास में बैठी हुई सुमन मन ही मन बोली, आ गई ना अपनी असलियत पर, आखिर है तो सौतेली ही। फिर रवीना प्रियांशु की ओर तिरछी नज़रों से देखते हुए बोली, अगर मुझसे पढ़ना है तो मेरी एक बात माननी होगी, बोलो मानोगे? प्रियांशु ने उदास चेहरे से हाँ में सिर हिला दिया। तो रवीना ने कहा कि ठीक है, आज तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आज के बाद तुम मुझे आंटी नहीं मम्मा कहकर बुलाओगे। रवीना ने प्रियांशु के गालों को प्यार से सहलाते हुए कहा। तो प्रियांशु दीवार पर लगी अपनी माँ पिंकी की तस्वीर की ओर देखते हुए बोला, लेकिन मेरी मम्मी तो वो है और पापा कहते हैं कि वो भगवान जी के पास चली गई है, तो फिर मैं आपको मम्मा कैसे कह सकता हूँ। तभी रवीना ने उसे अपनी गोद में लिया और उसे प्यार से समझाते हुए बोली कि पता है बेटा, मुझे भगवान जी ने ही आपके पास भेजा है और साथ में ये भी कहा है कि प्रियांशु का बहुत अच्छे से ख्याल रखना और ढेर सारा प्यार देना। इसलिए आज से आप मुझे मम्मी कहकर बुलाओगे, प्रॉमिस करोगे? तभी मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है आंटी, प्रॉमिस, प्रियांशु ने इतनी मासूमियत से कहा। तो रवीना ने प्रियांशु को अपने सीने से लगा लिया और बोली, अच्छा प्रॉमिस भी करते हो और आंटी भी कहते हो। रवीना के साथ साथ सरला जी और प्रवीण की भी हंसी छूट गई। रवीना का प्रियांशु के लिए इतना प्यार देखकर प्रवीण की आंखें खुशी के मारे आंसुओं से भर आई। अब उसकी सारी चिंताएं दूर हो चुकी थी। घर के सब लोगों के दिल में रवीना ने अपने लिए जगह बना ली थी और प्रियांशु को तो वो बड़ी कुशलता के साथ संभाल रही थी। पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के साथ साथ उसकी खुशियों का भी पूरा ध्यान रखती थी। अगले दिन घर में बहुत चहल पहल थी। घर की दोनों बहुएं रसोई घर में व्यस्त थी, क्योंकि आज उनकी ननद सोनम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके आई हुई थी। सारी भागदौड़ करते हुए रवीना को ये ख्याल ही नहीं आया कि उसने प्रियांशु को खाना ही नहीं खिलाया और वो अभी तक भूखा है। एक आध बार ख्याल आया भी तो सोचा कि शायद उसे काम में व्यस्त देखकर माँ जी ने खिला दिया होगा। इधर प्रियांशु भी अपनी बुआ के दोनों बच्चों के साथ खेलने में इतना व्यस्त हो गया कि उसे खाने पीने का कोई ध्यान ही नहीं रहा। जेठानी सुमन तो थोड़ा बहुत काम करके सोनम के पास जाकर बैठ गई और बातें करने लगी, जबकि रवीना बर्तनों का ढेर धोने में लग गई। रसोई का सारा काम निपटाकर जब वो कमरे में गई तो उसकी ननद और जेठानी आपस में कुछ बातें कर रही थी, लेकिन उसे देखते ही एकदम से चुप हो गई। ये देखकर रवीना को थोड़ा अजीब लगा, परंतु फिर भी सब नज़रअंदाज करते हुए उसने प्रियांशु से कहा कि बेटा, आपने खाना खा लिया ना? तो प्रियांशु बोला, नहीं मम्मी, मैंने तो अब तक कुछ नहीं खाया है। ये सुनकर रवीना बोली, क्या? मेरा बच्चा अब तक भूखा है? मैं भी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, पहले खाना खाना, बाद में खेलना। ऐसा कहते हुए जैसे ही रवीना रसोई घर में जाने लगी तो उसकी ननद सोनम बोली, रवीना भाभी बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप हमारे प्रियांशु का ठीक से ध्यान नहीं रखती हैं। उसको खाना खिलाने तक का आपको ध्यान नहीं रहा। इतना बड़ा भी नहीं हुआ है वो जो खुद से लाकर खाना खा लेगा। मेरे दोनों बच्चे प्रियांशु से बड़े हैं, लेकिन मैंने कभी उन्हें खाना देने में लापरवाही नहीं की। तभी सुमन तपाक से बोली, हाँ दीदी, फ़र्क तो होता है ना अपनी माँ और सौतेली माँ में। कहते कहते वो चुप हो गई। जेठानी द्वारा कहा गया सौतेली शब्द रवीना के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था, लेकिन फिर भावनाओं पर काबू रखते हुए उसने कहा, नहीं दीदी, मुझे लगा कि प्रियांशु ने दादी के पास बैठकर खाना खा लिया होगा। अच्छा, क्या अब भी दादी ही उसकी जिम्मेदारी उठाएगी? तुम्हारी उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। अपनी ननद और जेठानी की ऐसी बातें सुनकर रवीना का हृदय अंदर तक आहत हो गया और आंखें भर आई। वो चुपचाप प्रियांशु का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई और खाना लेने के लिए
रसोई घर में आ गई। एकांत पाते ही उसके आंसुओं का जो सैलाब उसने अभी तक रोका हुआ था, वो सारे बंधन तोड़कर बह निकला। तभी प्रियांशु की आवाज़ आई, मम्मी जल्दी करो ना, फिर मुझे दीदी के साथ खेलना भी है। प्रियांशु की आवाज़ सुनकर रवीना ने अपने आंसू पोंछे और फिर जल्दी से प्लेट में खाना डालने लगी। वो जानती थी कि उसके ननद और जेठानी उसके खिलाफ साजिश रच रही थी, उसकी सासू माँ को भड़काने की कोशिश कर रही थी। वो दोनों ये दिखाना चाहती थी कि रवीना प्रियांशु के प्रति कितनी लापरवाही बरत रही है। तभी अचानक रवीना के कानों में अपनी सासू माँ की आवाज़ पड़ी, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, तुम्हें पता भी है कि रवीना बहू हमारे प्रियांशु का कितना ध्यान रखती है। अरे एक पल के लिए तू अपने बच्चों के लिए लापरवाह हो सकती है, लेकिन मेरी रवीना बहू नहीं। और तू तो आज ही आई है, फिर इतनी देर में तूने उसकी ऐसी कौन सी लापरवाही देख ली जो मुझे आज तक नज़र नहीं आई। और सुमन बहू, तुम तो इसी घर में रहती हो ना, और देखती भी हो कि दिन भर तुम्हारी देवरानी घर का सारा काम करते हुए भी कितनी कुशलता से प्रियांशु को संभालती है। न जाने तुम्हारी रवीना से ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो हमेशा उसकी ममता पर सवाल उठाती रहती हो। लेकिन माँ जी, मैंने गलत क्या कहा? सुमन ने मुंह बनाते हुए कहा। तो सरला जी बोली, बस बहू, बड़ी मुश्किल से हमारे प्रियांशु को मातृत्व की छाया मिली है। अब ऐसी बेहुदा बातें करके घर का माहौल खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सासू माँ की बातें सुनकर रवीना को मन ही मन बहुत खुशी महसूस हुई। आज उसके मन में अपनी सासू माँ का सम्मान और अधिक हो गया था। प्रियांशु के लिए खाना लेकर वो अपने कमरे में चली गई और बड़े प्यार से उसे खिलाने लगी। सोनम अपने पति और बच्चों के साथ 2 दिन अपने मायके में रही और फिर चली गई। रवीना और परवीन की शादी को 1 महीना बीत चुका था, लेकिन वो अभी तक कहीं घूमने नहीं गए थे। तो सरला जी ने उन दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा मुझे पता है तुम दोनों पर प्रियांशु की जिम्मेदारी है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को भी नज़रअंदाज मत करो। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग कुछ दिनों के लिए कहीं घूमकर आ जाओ। प्रियांशु को मैं संभाल लूँगी। सरला जी की बात सुनकर परवीन सोच में पड़ गया कि आखिर प्रियांशु को छोड़कर हम घूमने कैसे चले जाएं, और अगर मैं मना करूँगा तो कहीं रवीना को बुरा ना लग जाए। दरवाजे पर खड़ा प्रियांशु भी ये सब बातें सुन रहा था, तो वो झट से बोला, नहीं, मैं भी मम्मी पापा के साथ जाऊँगा। तभी रवीना प्रियांशु को गोद में उठाते हुए बोली, नहीं माँ जी, हमारी ज़िंदगी तो अभी प्रियांशु ही है, उसके बिना तो कहीं घूमने जाने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और वैसे भी प्रियांशु के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए उसके एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही हम सब लोग साथ ही कहीं घूमने जाएंगे। रवीना की बात सुनकर परवीन तो बस हैरानी से उसकी तरफ देखता ही रह गया। फिर प्रियांशु बोला, आप बहुत अच्छी हो मम्मी, लेकिन एक बात बताओ, ये सौतेली क्या होता है? क्या आप सौतेली माँ हो? प्रियांशु ने कहा। तो रवीना की आंखें भर आई। तभी सरला जी ने गुस्से में कहा, ये तुमसे किसने कहा? कहाँ से सीख कर आते हो ये सब बातें? तो प्रियांशु मासूमियत से बोला, वो ताई जी ने बताया था कि मेरी माँ सौतेली है। तो सरला जी उसे प्यार से समझाने लगी कि नहीं बेटा, तेरी मम्मी सौतेली कैसे हो सकती है? वो तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, तुमसे कितना प्यार करती है। हाँ दादी, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है, प्रियांशु ने खुशी से कहा। तो सरला जी बोली, अब तुम ही सोचो बेटा, इतनी अच्छी मम्मी सौतेली कैसे हो सकती है? और अगर आगे से कोई भी तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ को सौतेली बोले तो उनसे कह देना कि मेरी माँ सौतेली नहीं है, वो बहुत अच्छी है। प्रियांशु के जाने के बाद सरला जी बोली, मैं अभी सुमन बहू की खबर लेती हूँ। हिम्मत कैसे हुई उसकी इतने छोटे से बच्चे को ये सब सिखाने की? तो रवीना बोली, नहीं माँ जी, रहने दीजिए, बिना मतलब घर में बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बीते। एक शाम को सरला जी की 2 सहेलियाँ उनसे मिलने उनके घर आई। रवीना उस समय अपने बेटे प्रियांशु को होमवर्क करवा रही थी और उसके जेठानी अपने कमरे में आराम कर रही थी। रवीना अपनी सासू माँ के कहने पर
मेहमानों के लिए रसोई घर में चाय पकौड़े बनाने आ गई तो इतनी ही देर में प्रियांशु पढ़ाई छोड़कर आ गया और बोला, मम्मी मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। इससे पहले कि रवीना उसे जाने से मना करती, वो गेट से बाहर निकल गया। काम में व्यस्त होने के कारण रवीना उसे रोक नहीं पाई। बहू, प्रियांशु कहीं दिखाई नहीं दे रहा। रवीना के हाथ से चाय लेते हुए सरला जी ने कहा तो रवीना बोली, हाँ माँ जी, वो बाहर खेलने गया है, मैं उसे देखती हूँ। हाँ बहू, जल्दी जाकर देख, आजकल माहौल भी ठीक नहीं है। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ उसे। कहते हुए रवीना जल्दी से बाहर आई, पर उसे प्रियांशु कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। प्रियांशु के दोस्तों के घर जाकर भी पूछा, लेकिन सब ने यही बताया कि प्रियांशु यहाँ पर नहीं आया। घबराहट के मारे रवीना के पसीने छूटने लगे कि कहीं प्रियांशु अनजाने में बहुत दूर तो नहीं निकल गया। क्या पता रास्ता भटक गया हो, ठीक तो होगा ना वो। ऐसे ही न जाने कितने उल्टे सीधे ख्याल उसके मन में आ रहे थे। हे भगवान, कहाँ ढूंढूं मैं अपने बच्चे को। कहते हुए रवीना की आंखों से आंसू बह निकले। घर पहुंचकर उसने अपनी सासू माँ को सारी बात बताई और फिर प्रवीण को फ़ोन किया और रोते हुए बताया कि प्रियांशु कहीं नहीं मिल रहा। प्रवीण भी जल्दी से घर आया। तब तक घर के सभी लोगों ने आसपास की सारी जगह खंगाल डाली, लेकिन प्रियांशु का कुछ पता नहीं लग रहा था। आज रवीना स्वयं को इस घटना के अपराधी मान रही थी। रोती रोती खुद से ही बोली, काश मैंने प्रियांशु को बाहर जाने से रोक लिया होता। 7 साल का छोटा सा बच्चा ही तो है वो, न जाने कहाँ होगा, किस हालत में होगा। घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। शाम से रात हो गई और रात से आधी रात बीत गई, परंतु प्रियांशु का कहीं पता नहीं चल रहा था। सभी नाते रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे थे। जब सोनम तक ये बात पहुंची तो वो भी मायके आ गई। सब लोग जी जान से प्रियांशु को खोजने में लगे थे, परंतु कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस ने आस पड़ोस में लगी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली, जिसमें प्रियांशु अपनी बॉल के साथ खेलते खेलते शहर से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद कहाँ गया ये पता नहीं चल रहा था। इधर घबराहट के कारण सरला जी की तबीयत खराब होने लगी तो रवीना जल्दी से रसोई घर में गई और सासू माँ के लिए पानी लेकर आई। लेकिन जैसे ही रवीना ने सरला जी की तरफ गिलास बढ़ाया तो सरला जी ने उसे गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए पानी का गिलास नीचे गिरा दिया। सासू माँ के बदले रवैये ने रवीना को अंदर तक हिलाकर रख दिया। फिर उसका ध्यान घर के बाकी लोगों की ओर गया। सबकी घूरती हुई नजरें बहुत कुछ बयां कर रही थी। तभी अचानक उसे ख्याल आया कि प्रवीण ने भी अब तक उससे कोई बात नहीं की थी। वो ये सब देखकर हैरान हो रही थी कि अब तक जो ससुराल वाले उस पर इतना प्यार लुटा रहे थे, वही लोग आज एकदम से पराये हो चुके थे। तभी रवीना के कानों में आवाज़ पड़ी कि मैंने तो आप सबको पहले ही कहा था कि बच्चे के लिए सौतेली माँ मत लेकर आओ, लेकिन मेरी सुनी कहाँ आप लोगों ने। देख लिया ना अंजाम। ये आवाज़ रवीना की जेठानी सुमन की थी, जो स्पष्ट रूप से रवीना को गुनाहों के कटघरे में खड़ा कर रही थी। और हैरानी तो इस बात की थी कि परिवार के बाकी लोग मूक रहकर उसकी बात को सही साबित कर रहे थे। रवीना अंदर तक पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो अपने कमरे में आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। फिर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए बोली, हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। पुलिस भी प्रियांशु को ढूंढने की हर संभव कोशिश कर रही थी। दोपहर के समय फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन किसी अनजान नंबर से आया था। सभी लोगों को इंतजार था कि अगर प्रियांशु को किसी ने किडनैप किया है तो फ़ोन तो ज़रूर करेगा। सब लोग बुरी तरह से घबराए हुए थे। अभी प्रवीण फ़ोन उठाने ही लगा था कि तभी जल्दी से रवीना ने फ़ोन उठा लिया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, तुम्हारा बच्चा प्रियांशु मेरे पास है और अगर उसकी सलामती चाहते हो तो 20 लाख रुपए तैयार रखना। इतना सुनते ही रवीना चिल्लाई, मेरे बच्चे को कुछ मत करना, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब मिल जाएगा, बस मेरे बच्चे को छोड़ दो। कहते हुए रवीना फूट फूट कर रो पड़ी। तभी प्रवीण ने उसके हाथ से फ़ोन छीना और बोला कि तुम लोग जो कोई भी हो,
अगर मेरे बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचाया तो अच्छा नहीं होगा। परवीन के इतना बोलते ही दूसरी ओर से फ़ोन कट गया। गुस्से में परवीन ने फ़ोन पटक दिया। तभी रवीना बोली, क्या कहा उन लोगों ने? तो परवीन गुस्से से आग बबूला होते हुए बोला, कुछ नहीं कहा, फ़ोन काट दिया। और वैसे भी तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? बच्चा मेरा है, मैं कैसे भी करके उसे ढूंढ लाऊंगा। इतना सुनते ही रवीना का दिल दहल उठा। क्या कहा आपने? आपका बच्चा? क्या वो मेरा कुछ नहीं लगता था? रोते हुए रवीना परवीन से बोली, ये सवाल तुम खुद से पूछो। गुस्से से कहते हुए परवीन बाहर की ओर निकल गया। तभी रवीना को ख्याल आया कि जब किडनैपर का फ़ोन आया था उस समय पीछे से एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ आ रही थी और थोड़ी देर बाद उस सायरन की आवाज़ उसे अपने घर के बाहर से सुनाई दी। सोचते ही रवीना के रोंगटे खड़े हो गए। ये तो उसे पहले से ही लग रहा था कि किडनैपर की आवाज़ कुछ जानी पहचानी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो है कौन। रवीना अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के बारे में एक एक करके सोचने लगी। इधर परिवार के सब लोग बेहाल थे और परवीन बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहा था। समय बढ़ता जा रहा था और सब लोगों की बेचैनी बीतते समय के साथ बढ़ती जा रही थी। शाम के समय अचानक सोनम की आवाज़ आई, माँ, रवीना भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैं सब जगह देख चुकी हूँ, वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। तभी सुमन ने कहा, कौन नहीं मिल रहा दीदी? रवीना भाभी। और कौन? ना जाने बिना बताए कहाँ चली गई है, सोनम गुस्से में बोली। तो सुमन माथे पर हाथ रखती हुई बोली, लो, अब एक और मुसीबत। प्रियांशु तो मिल ही नहीं रहा था, अब ये महारानी भी गायब हो गई। अब उसे भी ढूंढने में लग जाएं हम सब। उसी समय परवीन घर के अंदर आया। रवीना के गायब होने की बात सुनकर बोला, आसपास में कहीं गई होगी, आ जाएगी थोड़ी देर में। और फिर गहरी सांस लेकर अपनी माँ के पास बैठ गया। बेटा, कुछ पता चला प्रियांशु का? सरला जी ने पूछा। तो परवीन ने कहा, कुछ पता नहीं चला माँ, पर मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, अब बस किडनैपर के फ़ोन का इंतज़ार है। कहते हुए परवीन अपना फ़ोन चेक करने लगा कि कहीं किडनैपर ने कोई मैसेज तो नहीं किया है। लेकिन देखते ही परवीन हैरान हो गया कि किडनैपर का 3 बार फ़ोन आ गया और मुझे पता ही नहीं चला। उसने कॉल बैक किया तो दूसरी ओर से एक व्यक्ति की आवाज़ आई, हेलो मिस्टर परवीन, मैं इंस्पेक्टर वर्मा बोल रहा हूँ। आप जितनी जल्दी हो सके सिविल अस्पताल पहुँच जाइए। आपकी पत्नी रवीना की हालत बहुत गंभीर है। सुनते ही परवीन के हाथ से फ़ोन छूट गया। क्या हुआ छोटू, किसका फ़ोन था? परवीन के भाई ने पूछा। तो परवीन बोला, न जाने अभी और कौन कौन सी मुसीबतें देखनी बाकी हैं, हमें अभी अस्पताल पहुंचना होगा। रवीना आईसीयू में भर्ती है। कहते कहते परवीन की आंखें भर आई। अपने भाई और जीजा जी के साथ परवीन अस्पताल पहुंचा और तेजी से आईसीयू की तरफ बढ़ा। लेकिन आईसीयू के दरवाजे के बाहर उसने जो कुछ देखा वो देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसका बेटा प्रियांशु इंस्पेक्टर के साथ बेंच पर उदास भाव से बैठा हुआ था। जैसे ही उसने अपने पापा और ताऊजी को आते देखा तो दौड़कर उनकी टांगों से लिपट गया और रोने लगा। तभी परवीन को आईसीयू की तरफ जाते हुए डॉक्टर दिखाई दिए। तो परवीन ने कहा, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी रवीना कैसी है? तो डॉक्टर ने कहा, देखो, उनके ऊपर चाकू से कई वार हुए हैं, उनका खून काफ़ी बह गया है। हम हालात को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सुनते ही परवीन को तो जैसे काटो तो खून नहीं। तभी इंस्पेक्टर साहब उनके पास आए और बोले, मिस्टर परवीन, आज आपका बेटा आपके सामने सही सलामत खड़ा है तो सिर्फ आपकी पत्नी रवीना के कारण। आप नहीं जानते कि किस तरह अपनी जान पर खेलकर उन्होंने प्रियांशु की जान बचाई है। क्या? परवीन हैरानी से बोला। तो इंस्पेक्टर ने उसे सारी बात बताई। दरअसल फ़ोन पर किडनैपर की जो आवाज़ रवीना ने सुनी थी वो उसे जानी पहचानी लग रही थी। दिमाग पर जोर डाला तो उसे दूसरी गली में किराने की छोटी सी दुकान चलाने वाले मोहन पर शक हुआ। प्रियांशु अक्सर रवीना के साथ उसकी दुकान से टॉफ़ी चॉकलेट खरीद कर लाया करता था। इस बारे में बताने के लिए रवीना ने
परवीन को फ़ोन किया, लेकिन नाराज़गी के कारण परवीन ने फ़ोन नहीं उठाया। परंतु रवीना चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थी। वो अपनी सासू माँ के पास गई और बताया कि उसे पड़ोस में रहने वाले मोहन पर शक है। तो उसी समय पास बैठी सुमन बोली, वैसे रवीना, एक बात कहूँ, मुझे तो आप पर शक हो रहा है। कहीं पैसों के चक्कर में आपने ही प्रियांशु को। इतना कहकर वो चुप हो गई। स्वयं पर इतना घिनौना आरोप लगते देख रवीना अंदर तक हिल गई, लेकिन उसने स्वयं को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। बिना किसी से कोई बात किए वो चुपचाप घर से बाहर निकल गई और उसी गली में पहुंची। किसी को शक ना हो इसलिए उसने साड़ी के पल्लू से अपना चेहरा ढक लिया था। उसी समय उसे मोहन अपनी साइकिल पर कहीं जाता हुआ दिखाई दिया। रवीना के कदम तेज हो गई। देखा तो दुकान पर ताला लगा था। हिम्मत जुटाकर वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गई तो कमरे का दरवाज़ा भी बंद था, लेकिन कमरे के अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही थी जिन्हें सुनकर उसे वहाँ किसी के होने का आभास हुआ। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। अब तो उसका शक यकीन में बदल गया। उसने जल्दी से इंस्पेक्टर को फ़ोन किया और अपनी लोकेशन भेजकर जल्द से जल्द वहाँ आने को कहा। रवीना की नज़र पास पड़ी एक ईंट पर गई। उसने तुरंत ईंट उठाकर ताला तोड़ने की कोशिश की। ताला भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था, इसलिए कुछ देर प्रयास करने के बाद आखिरकार टूट ही गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सामने का नज़ारा देखकर रवीना की हैरानी का ठिकाना ना रहा। उसके मासूम से बच्चे प्रियांशु को बड़ी बेरहमी से बांध रखा था। उसके मुंह पर टेप लगी हुई थी ताकि वो आवाज़ ना कर सके। ऊपर से नीचे तक पसीने से तरबतर प्रियांशु की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे ऐसी हालत में देखकर रवीना का दिल दहल उठा। उसने जल्दी से रस्सी खोली तो प्रियांशु रोते हुए अपनी माँ के गले लग गया। जल्दी से प्रियांशु को गोद में उठाकर जैसे ही रवीना दरवाजे की तरफ भागने लगी, तभी सामने मोहन को खड़े देख उसके हाथ पांव फूल गए। उसे देखते ही प्रियांशु अपनी माँ से कसकर चिपक गया। फिर मोहन बोला, बच्चे को यहीं छोड़ दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर रवीना जोर से चिल्लाई, तुम इंसान हो या हवान? क्या दुश्मनी है तुम्हारी इस छोटे से बच्चे से? मुझे तो सिर्फ पैसे से मतलब है। पैसा ले आओ और बच्चे को ले जाओ। जेब से चाकू निकालते हुए मोहन ने कहा तो रवीना ने प्रियांशु को अपने गोद से नीचे उतारा और उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। न जाने उसमें कहाँ से इतना साहस आ गया कि उसने लपक कर मोहन का हाथ पकड़ लिया और प्रियांशु को वहाँ से तुरंत भाग जाने को कहा। प्रियांशु अपनी माँ को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। वो जोर जोर से रोने लगा, लेकिन रवीना ने फिर से चिल्लाकर दादी के पास जाने को कहा तो प्रियांशु बिना देर किए भागकर सीढ़ियों तक पहुंचा। उसी समय इंस्पेक्टर वर्मा 2-4 पुलिस वालों के साथ वहां पहुंच गए। प्रियांशु को दरवाजे के बाहर खड़ा करके कमरे के अंदर गए तो देखा कि मोहन रवीना पर तेज धार चाकू से वार कर रहा था और रवीना की बाजू से खून बह रहा था। आवाज़ सुनकर जैसे ही मोहन पीछे मुड़ने लगा, तभी पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और रवीना को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इंस्पेक्टर से सारी घटना के बारे में जानकर परवीन की आंखों से आंसू बहने लगे तो प्रियांशु बोला, पापा, मम्मी ठीक तो हो जाएगी ना? फिर से मेरी मम्मी को भगवान जी तो नहीं ले जाएंगे? प्रियांशु के मुंह से ये बातें सुनकर परवीन ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तू चिंता मत कर मेरे बच्चे। तभी डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए और बोले, मिस्टर परवीन, अब आपकी पत्नी खतरे से बाहर है। ये सुनकर परवीन की सांस में सांस आई। थोड़ी देर में रवीना को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। इधर प्रियांशु के ताऊजी ने घर पर फ़ोन करके सब कुछ बता दिया तो सरला जी सुमन और सोनम के साथ जल्दी से अस्पताल पहुंची और जब रवीना के पास गई तो देखा कि प्रियांशु अपनी माँ के साथ चिपक कर लेटा हुआ था। ये देखकर सरला जी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, रवीना बहू, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और प्रेम के बावजूद भी हम लोग तुम्हें नहीं समझ पाए और मुसीबत के समय तुमसे नज़रें फेर ली। तभी सुमन बीच में ही बोल पड़ी, नहीं माँ जी, रवीना की सबसे बड़ी अपराधी तो मैं हूँ, जो हमेशा
एक माँ की ममता पर सवाल उठाया, हमेशा सौतेली कहकर उसे अपमानित किया। मुझे माफ़ कर दो रवीना, कहते हुए सुमन की आंखों से आंसू निकल आए। तो रवीना बोली, सुमन भाभी, जो हो गया उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। और माँ जी, आप मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी रवीना की दवाइयाँ लेकर प्रवीण कमरे में आया और किसी छोटे बच्चे की तरह दोनों हाथों से अपने कान पकड़कर खड़ा हो गया। उसे देखते ही रवीना की हंसी छूट गई और उसके साथ ही पूरा कमरा हंसी ठहाकों से गूंज उठा। आज सबके दिलों में रवीना के लिए सिर्फ प्यार ही नजर आ रहा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें